मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही अमेज़िंग बुक और बुक का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर हैं मॉर्गन हाउसल। मेरी प्यारी ऑडियंस, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान को स्प्रेड करना आपका कर्तव्य है। अपनी वसीयत में इस पूर्व जैनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वे चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया? बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक वह छोटी सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही, और एक जैनिटर से जनहितैषी। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचर्ड फुस्कॉन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मैरिल लिंच कार्यकारी के पास एमबीए की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मैरिल सीईओ डेविड कॉमास्की ने फुस्कॉन की व्यवसाय कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफ़ी प्रशंसा की। क्रेंस बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कॉन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। इस घर में 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कॉन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनगदी परिसंपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच मैंसन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कॉन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नज़ारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचर्ड फुस्कॉन लालची, और बस इतना काफ़ी था दोनों के बीच की शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज़्यादा और रिचर्ड की तरह कम बनने की नहीं है, हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हों। मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण कर सके, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सके। ऐसी भी कभी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जैनिटर किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचर्ड फुस्कॉन का
सहवर्ती होने के दो स्पष्टीकरण हैं। पहला, वित्तीय परिणाम भाग्य द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता एवं प्रयास से कोई संबंध नहीं होता। यह कुछ हद तक सच है और यह किताब इस पर विवरण में चर्चा करेगी। या दूसरा, और जो मेरे अनुसार अधिक सामान्य है, कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक व्यावहारिक कौशल है। जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस व्यावहारिक कौशल को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूँ। इस किताब का उद्देश्य लघु कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यावहारिक कौशल संपत्ति के तकनीकी पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूँगा कि सभी रीढ़ से लेकर फुसकौन और बीच में बाकी सब बेहतर वित्तीय निर्णय लेना सीख सकें।